Yes, Ram Radha to everyone. Once again, you are welcome to your Avan channel, our Bhatwas Study. We are going to discuss today about identity of Aryan culture. In this lecture, in this video, we will learn from where Aryans have come, when they have come, what things they have brought with them. Okay, mainly three topics we will cover in this video. There is there are two theories. First is Aryan invasion theory. यस, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसे कि बाद में फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी भी बोला गया, क्योंकि जब मास मर्डर का कोई एविडेंस नहीं मिला तो उसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बोला गया। दूसरा, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। पहला जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी था उसके अनुसार क्या बोला गया कि आर्यंस लोग बाहर से आकर इंडिया में सेटल हुए, और दूसरा जो थ्योरी है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, इसके तहत क्या बोला जाता है कि आर्यंस लोग इंडिया से बाहर गए। तो हम लोग इस वीडियो में आर्यन इन्वेजन थ्योरी या फिर यूं कहे तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आर्यन कहाँ से आए, क्या क्या लेकर आए अपने साथ में, क्या क्या इंडिया वाले को दिए। और इसके एक और वीडियो आएंगे जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि आर्यंस अगर आए तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, कुछ चीजें पहले ही प्रेजेंट थी। हम लोग आउट ऑफ इंडिया के थ्योरी पर चलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, कि आउट ऑफ इंडिया जो थ्योरी है उसके अनुसार जो बोला जाता है कि आर्यंस लोग इंडिया से बाहर गए, तो हम उसके कुछ पॉइंट को रखेंगे जो कि यह गलत साबित करेगी कि आर्यंस लोग बाहर से नहीं आए थे। इनफैक्ट आर्यन एक कोई कम्युनिटी थी ही नहीं, जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग देखें जो कि विदेशी हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया। इसमें से कई इंडियन हिस्टोरियंस भी थे जिन्होंने अपनी सहमति आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे बताए हैं कि आर्यंस लोग बाहर से आए और यहाँ इंडिया के लोगों को सिविलाइज्ड किया, यहाँ के लोगों को सभ्य किया, यहाँ के लोगों को एक अपना कल्चर दिया, जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन खुद ही एक अपने आप में एक अर्बन कल्चर थी। फिर भी वैसे हिस्टोरियन ने बताया कि आर्यंस लोग ही इंडियन को सभ्य बनाए, इंडियन को नॉलेज दिए, इंडियन को अनेकों वेद दिए, अनेकों प्रकार के ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस दिए, क्योंकि विदेशी हिस्टोरियन के द्वारा ज्यादा सहमति जताया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या आर्यंस लेकर आए, कहां से आए, कब आए। आइए देखते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपके मोबाइल के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाएं। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यह चैनल आपको अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करती है। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। पहले आर्यन डेफिनेशन समझे कि जो आर्यन डेफिनेशन दिया गया है कि आर्यन कौन थे, हु आर आर्यन। तो डेफिनेशन ये है, आर्यन इज अ कम्युनिटी दैट स्पीक्स इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। राइट, आर्यन के बारे में बोला गया है कि आर्यन एक कम्युनिटी है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलती है। ये आर्यन का डिफिनेशन दिया गया है कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोलती है उसे हम आर्यन कहते हैं, और ये आर्यन आज भी प्रेजेंट है। कई देशों में आर्यन प्रेजेंट है, और जब इंडिया की बात करें तो ये नदर्न इंडिया में आर्यंस लोग रहते हैं। तो अगर एक और इनका जो डिफिनेशन दिया जाता है कि आर्यन को मोटा मोटी देखें कि आर्यन कौन थे, तो आर्यन के बारे में बोला जाता है कि जो लंबे गोरे लाइट स्किन जिनका हो, लाइट कलर स्किन जिनका हो, जो स्ट्रांग हो, जिनमें वॉरियर की झलक दिखती हो, उन्हें आर्यन कहा जाता है। ऐसे करके डिफाइन करने की कोशिश उन्हें आर्यन को डिफाइन करने की कोशिश किया गया है। जो कलर से फेयर हो, जो स्ट्रांग हो, मोटे हों, चौड़े हों, लंबे हों, उन्हें आर्यन कहा गया है।
ये डिफिनेशन दिया गया। तो बात करें हम लोग आर्यन के बारे में, हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, आर्यन के कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हम लोग को, तो उसके लिए 3 बुक हैं। एक है ऋग्वेदा, दूसरा है जिंद अवेस्ता, और तीसरा होमर्स का 2 बुक इलियाड और ओडिसी। ये तीन तरह के बुक से जो है कि हमें आर्यंस के कल्चर के बारे में पता चलती है, आर्यंस के बारे में पता चलती है। और ऋग्वेदा और जिंद अवेस्ता, ऋग्वेदा क्या है, हिंदुओं का रिलीजियस बुक है, जिंद अवेस्ता ईरानियों का रिलीजियस बुक है, और होमर्स का जो इलियाड और ओडिसी है वो ग्रीक भाषा मतलब ग्रीक लोग का क्या है, ग्रीक लोगों का रिलीजियस बुक माना जाता है। और ये ऋग्वेदा और जिंद अवेस्ता में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, दोनों में समानताएं काफी देखने को मिलती है। और अगर इसे डेट देने की कोशिश किया गया है कि मतलब ये ऋग्वेदा कब कंपोज किया, जिंद अवेस्ता कब कंपोज किया गया, तो ऋग्वेदा को जो डेट दिया जाता है वो 1500 बीसी में ऋग्वेदा को कंपोज किया गया, और जिंद अवेस्ता को 1400 बीसी के पास में कंपोज किया गया, और होमर्स का जो दो बुक इलियड और ओडिसी है उसे 900 टू 800 बीसी के पास बताया जाता है कि उसे कंपोज किया गया था। ऋग्वेदा को 1500 बीसी के आस बताया जाता है, मतलब आज से 3500 वर्ष पूर्व बताया जाता है। 3500 years ago ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड, ये बताया जाता है। और यही 3 बुक से आर्यन के बारे में हमें जो कि जितने भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो यही 3 बुक से, ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें ऋग्वेदा से मिलती है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ऋग्वेदा को ही एक बेस बनाकर इसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। वही आर्यंस लोग आए, ऋग्वेदा कंपोज किए, और फिर वैदिक कल्चर स्टार्ट हो गया। 1500 बीसी से फिर वैदिक कल्चर स्टार्ट हो गया, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बांट दिया गया। तो अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेदा के आधार पर हो गया, और जो लेटर वैदिक पीरियड था वो जो अन्य 3 वेदाज हैं हमारे उनके अकॉर्डिंग हो गया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ऋग्वेद में देखते हैं कि आर्यंस के क्या वर्णन देखने को मिलती है। तो आर्यंस के बारे में बात करें तो ऋग्वेदा में नो सिंगल वर्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा, नो सिंगल वर्ड, आर्यन का वर्ड एक भी वर्ड डिस्क्राइब नहीं किया गया है ऋग्वेदा में। आर्यन नाम का एक वर्ड भी नहीं है, वर्ड है तो क्या है, आर्य। ऋग्वेदा में आर्य वर्ड जो है वो 36 टाइम्स जो है कि मेंशन किया गया है, राइट, 36 टाइम्स, यस, आर्य वर्ड। लेकिन आर्य का मतलब यहाँ पर वे गोरे लंबे चौड़े लोगों से नहीं है, इंडो यूरोपियन लोगों से नहीं है। आर्य का मतलब होता है आर्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है श्रेष्ठ, राइट, श्रेष्ठ। तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब आर्य से अगर आर्यन शब्द बनाया जाए तो वैसे लोग जो विचारों से श्रेष्ठ हैं, जो कर्मों से श्रेष्ठ हैं, वैसे लोग को आर्यन बोला जाता है। जो नेचर से वो क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, गुड मैन, जेंटलमैन को ही क्या बोला जाता है, आर्यन बोला जाता है, अगर हम ऋग्वेद के अकॉर्डिंग चले तो, क्योंकि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्यन कोई रेस नहीं थी, आर्यन कोई कम्युनिटी नहीं थी, हर वो व्यक्ति आर्यन है जो विचारों से श्रेष्ठ है। तो ये आर्य वर्ड डिस्कस देखने को मिलती है, ऋग्वेदा मेंशन आर्य वर्ड है, लेकिन वो और वो 36 टाइम्स है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, एक नोबल पर्सन। तो आर्यन की जो आने की इंफॉर्मेशन मिलती है हम लोग को, जितने भी हमें बुक हमने देखे, 3 बुक जो था उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए आर्यंस के आने का जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हमें बताया जाता है, वो 2 जगह से बताया जाता है। पहला तो जहाँ पे पहले एंड्रोनोवो कल्चर हुआ करती थी, और दूसरा वीमैक से आने का जो इंफॉर्मेशन मिलती है। वीमैक मतलब वैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ये साइड से आर्यन के आने की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आर्यन जब आए तो वो एक तरफ तो चले गए ईरान की तरफ, और दूसरा आए इंडिया की तरफ। तो ईरान की तरफ भी जो आए वो ईरान से होते हुए खैबर पास, अफगानिस्तान खैबर पास होते हुए वो इंडिया में प्रवेश किए, और एंड्रोनोव कल्चर होते हुए मतलब ये
जो बी मैक से आए वो भी अफगानिस्तान खैर पास होते हुए इंडिया के अंदर इंटर किए। तो देखिए पहले जो एंडोनोव कल्चर है वो कहाँ पर है और बी मैक वाला साइट कहाँ पे है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखें कहाँ से कैसे आए थे आर्यंस लोग। तो देखें यहाँ पे एंडोनोव कल्चर की बात करें हम लोग, तो ये वाला रीजन जो वेस्ट साइबेरियन, जिसे आप या फिर आप साउथ रशियन साइड बोल सकते हैं यहाँ पे, और कुछ कजाकिस्तान का पार्ट, यहाँ पर जो आए थे एंडोनोव कल्चर हुआ करता था। और यहाँ से ये लोग ईरान होते हुए, सीरिया ईरान होते हुए, अंटोलिया सीरिया ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए ये लोग इंडिया में इंटर कर गए। मतलब आज के दिन में जो पाकिस्तान जिसे बोले वहां पे इंटर कर गए। और दूसरा जो बी मैक वाला साइड बताई जाती है वो तुर्कमेनिस्तान, साउथ तुर्कमेनिस्तान, सदर्न उज्बेकिस्तान और ये अफगानिस्तान का नदर्न अफगानिस्तान वाले पार्ट वाला एरिया। यहाँ पर बताई जाती है कि जो लोग यहाँ पर वी मैक वाला साइट थे यहाँ पर था और यहाँ से आर्यन लोग इंडिया में इंटर किए खैबर पास के थ्रू यहाँ पे इंटर किए आर्यन। ये दो साइट बताई जाती है। तो यहाँ पर जो आए एक ईरान होते हुए, दूसरा जो आए वो अफगानिस्तान, वहां डायरेक्ट वहां से नीचे की ओर उतरे और नीचे की ओर आए और यही दो साइड से जो बताई जाती है कि इंडिया में आर्यंस लोग आए थे। आगे की बात करें हम लोग, जब आर्यंस आए तो वो लोग कहाँ पे सेटल हुए थे। तो जब आर्यंस लोग आए थे तो जो सेटल हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेटल हुए थे, तो जिस लैंड पे सेटल हुए थे उस लैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, क्योंकि वहां से 7 रिवर्स फ्लो करती है। कौन कौन सी है? इंडस, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और एक जो है वो सरस्वती रिवर। 7 रिवर्स का लैंड को लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता है। इसे हिंदी में सप्त सैंधव बोला जाता है। यहीं पे आर्यन आए और सेटल हुए। अगर आप इसे आप अगर नेम वाइज देखें तो अफगानिस्तान में NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे सेटल हुए जब आर्यंस लोग आए थे। आर्यंस लोग कब आए थे? इसका जो डेट दिया था वो 1500 BC में, राइट। आर्यंस लोग आने का जो डेट दिया जाता है वो 1500 BC में, और वहीं से फिर ऋग्वेदा को कंपोज करते हैं और ऋग्वैदिक पीरियड का स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो मैप पे देखे इसे, ये जो आए थे तो पहले आए अफगानिस्तान में, कुछ सेटल हुए, कुछ यहाँ पे NWFP में मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर ये वाला एरिया, राइट, जो आज जिसे बोला जाता है खैबर पख्तूनख्वा, राइट, खैबर पख्तूनख्वा जो बोला जाता है, यहाँ पर जो एरिया पड़ती है उसमें, और ये पंजाब वाले एरिया में और वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में, राइट, यहाँ पर ये क्या हुए, सेटल हुए, आर्यन लोग आए थे। और इसी लैंड को क्या बोला जाता है? सप्त सैंधव भूमि, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर से ही जो कि इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज सब यहीं पर से बहती है, और एक सरस्वती रिवर जिसे आज घग्गर के रूप में माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहलाती थी। यहीं पे आर्यन जब इधर से आए, बाहर से आए थे तो यहाँ पर आके सेटल हुए थे। तो आर्यन जब आए तो उनका फाइट जरूर यहाँ के लोगों से हुआ होगा, तभी तो उन पर विजय पाकर वो लोग अपना जो है कि सत्ता जमा लिए, वो लोग आकर अपना इस पर कब्जा कर लिए, उन पर ओवर रूल करने लगे, तो यहाँ से लड़ाई हुआ होगा। तो जब आर्यन आए तो उन्हें दो प्रकार के लोग दिखा, उन्हें दो कैटेगरी के लोग दिखे, दो स्पेसीज के लोग दिखे। पहला को जो नाम दिया गया, एक को दासा और दूसरे को दासयूस। एक को नाम दिया गया दासा और दूसरे को नाम दिया गया दासयूस। तो ये जो दासा थे, दूसरे को दासयूस, ये देखिए दासा किनको बोला गया, दासयूस किसको बोला गया। दासा का मतलब जो यहाँ पर बोला गया है कि दासा जो थे वो भी आर्यन का ही एक ब्रांच थे, जो 1500 BC से कुछ पहले आए थे। जब आर्यन लोग आए, देखे कि हमसे ही मिलते जुलते लोग हैं, तो उन्हें दासा बोल दिया गया, जो कि 1500 BC, जो रियल आर्यन जो 1500 BC में आए, तो उनसे पहले भी कुछ पहले ये लोग आ चुके थे
और वो लोग इंडिया में सेटल थे, तो वहां जो बोला गया दासा। और जो रियल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया थे, जो इंडिया का रियल इनहेबिटेंट, जो रियल निवासी थे, जो मूल निवासी थे, ओरिजिनल निवासी थे, उन्हें दासियुज बोला गया। वो इंडस वैली से बिलोंग करते होंगे, उन्हें दासियुज बोला गया। और दासा का मतलब जो आर्यन थे आने से पहले ही आ चुके थे, वो भी एक आर्यन का ब्रांच ही था, वो भी एक आर्यन ही थे, लेकिन 1500 बीसी से कुछ पहले आए थे, उन्हें दासा बोला गया। और जो दासियुज था वो वहां का रियल इनहेबिटेंट था। तो उन्हें दासा क्यों बोला गया, किस सेंस में बोला गया, तो इसको इसे जानने के लिए आप एक समझे तो ऋग वेदा में एक बैटल मेंशन किया गया है संबारा के बीच में और दिवोदासा के बीच में। दिवोदासा कौन था, तो वो भारत क्लाइन का, भारत वंश का ही एक जो था वो किंग था, वो एक चीफ था दिवोदासा। क्या समझिएगा, पहले भारत क्लाइन और संबारा। तो भारत क्लाइन जो था वो आर्यन जो 1500 बीसी में आए और पंजाब में बस गए थे, राइट। भारत क्लान जो आए थे आर्यंस और पंजाब के पास बस गए थे, उन्हें भारत क्लान बोला गया था। संबारा जो थे यहाँ का रियल लोग जो थे, जो आप दासियों जिसे बोल सकते हैं, वो हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब थी जो कि हिमाचल प्रदेश में रहा करती थी, आज के हिमाचल प्रदेश में संबारा लोग। तो संबारा और दिवोदासा के बीच में बैटल होता है, और बैटल होता है तो दिवोदासा की जीत होती है, संबारा हार जाता है। मतलब यहाँ का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट था वो हार जाता है और दिवोदासा को जो है कि विजय बना दिया जाता है। तो दिवोदासा भारत क्लैन का होने के कारण यही दिवोदासा को दासा बोला गया होगा, ऐसा माना जाता है। और वो विजयी हुए किस पर, यहाँ के लोग पर, इसलिए दिव्यदासा को दासा का दासा का रूप मान लिया गया, और दासा को आर्यन का एक ब्रांच बताया गया कि दासा जो था एक आर्यन का ही ब्रांच था जो 1500 बीसी से कुछ पहले आया था। और दासयूज यहाँ के लोग थे, तो संबारा लोग यहाँ का दासयूज हुए और दिवदासा को दासा माना गया। तो आगे की ओर हम बढ़े हम लोग, तो जब आर्यन लोग आए, बैटल हुआ यहाँ पे लोगों के साथ में जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, मतलब कि ये दासयूज लोग थे, उनके साथ में हुआ बैटल हुआ, उनके साथ फाइट हुआ। तो आर्यन लोग अपना ओवररूल कर लिए किन पे, यहाँ का ओरिजिनल लोग पे, और यहाँ के दासयूज को उन्होंने बोला त्रास दासयूज। यहाँ के लोग को जब उस पर ओवर पावर कर लिए, उस पर ओवर रूल करने लगे, तो आर्यन लोग अब दासियों को त्रास दासियों बोलते हैं। इसलिए आर्यन जो थे उनका जो नेचर था वो बहुत ही सॉफ्ट था दासा के लिए, लेकिन शत्रुता का भाव रखते थे हमेशा दासियों के लिए, क्योंकि वो यहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे। तो दासियों के प्रति इनका जो भाव होता था बहुत ही शत्रुता पूर्वक, हॉस्टाइल होते थे इनके प्रति। लेकिन दासा के प्रति, ये तो उनका ही ब्रांच था, इसलिए उनके प्रति वो सॉफ्ट हुआ करते थे। तो ये हमने आर्यन के बारे में समझा, कहां से आए और कैसे कैसे फाइट हुआ उनका, और कहां सेटल हुए। आगे की हम लोग बढ़े, तो इन्होंने ही हॉर्स को लेकर इंडिया आए। ये उनका एक जो ट्रेट था, एक स्पेशल उनका नेचर था। एक बोले तो आर्यन की एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो लोग हॉर्स इंडिया को दिए, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में हॉर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कहीं भी नहीं देखा जाता। अगर देखा भी गया है, एक जो सुरकोसदा के पास से रिमेन्स मिले हैं हॉर्स का बोन्स जो मिला है, तो उसे डाउटफुल बताया गया है। तो आर्यन लोग ही आए, यहाँ का लोग को घोड़ा दिए, यहाँ के लोग को घोड़ा दिए, घोड़ा से चलने वाले चैरियट दिए, सब यहीं से दिए। तो हम लोग देखिए तो ऋग्वेदा में घोड़ा नहीं बल्कि अश्व, जो कि संस्कृत वर्ड है, अश्व जो है कि डिस्कस किया, मेंशन किया गया है 215 टाइम्स। 215 टाइम्स जो है कि ऋग्वेदा में इसका मेंशन किया गया है, और यही अश्व का मतलब होता है घोड़ा, जो कि संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है घोड़ा। तो ये हॉर्स ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, इनका मेंशन किया हुआ 215 टाइम्स। अगर इसके हम लोग रिमेन्स की बात करें, ज्यादा नंबर में कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से मतलब इनका जो है कि रिमेन्स देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ किस टाइम थे, तो सबसे ज्यादा जो एविडेंस मिलती है घोड़े के होने का, वो
डेनिपर रिवर और वोल्गा रिवर के बीच वाले रीजन में ज्यादा नंबर घोड़ा का एक बड़ा नंबर देखने को मिलती है। बहुत सारे घोड़ा वहां पे रहा करते थे। वोल्गा रिवर और डेनिपर रिवर यूक्रेन में बहा करती, जो कि ब्लैक सी में फॉल कर जाती है, और वोल्गा रिवर जो कि रसिया होते हुए रसिया में फ्लो करती है हुए ये रिवर कैस्पियन सी में फॉल कर जाती है। आप यहाँ देखें ये यूक्रेन है, तो ये यूक्रेन में बहती हुई ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में फॉल कर जाती है, और यहाँ पर जो वोल्गा रिवर है ये कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी में फ्लो करती है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर घोड़ों का जो रिमेन्स देखने को मिलती है, बहुत सारे देखने को मिलती है। ये वाले रीजन में घोड़े का रिमेन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जब वैदिक पीरियड में बात करें, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उस समय घोड़ों का बहुत से लोग घोड़े का नाम दिया करते थे, चैरियट को भी नाम दिया जाता था। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने पास जिसे पालते हैं उसका नाम दे देते हैं, तो वैसे घोड़ों का भी नाम दिया गया था। घोड़ों का कुछ नाम उल्लेखित मिलते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऐसा बोला जाता है कि घोड़े का भी नाम देखने को मिलती है। आगे की ओर बढ़े हम लोग, तो इसका जो अर्लीस्ट एविडेंस, जो घोड़ा का सबसे पहले, जो हॉर्स का सबसे पहले एविडेंस देखा जाता है, वो साउथ यूराल रीजन में। साउथ यूराल रीजन मतलब जो इराल माउंटेन है, इराल माउंटेन मतलब जो एशिया और यूरोप को एशिया और यूरोप का जो बॉर्डर बनाते हैं यूराल माउंटेन, उसके साउथ में हॉर्स का अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलती है, पहला एविडेंस देखने को मिलती है। कब का? तो 6th मिलेनियम बीसी का, 6000 बीसी में वहां घोड़ा देखने को मिलती है। यूराल रीजन और ब्लैक सी के जो बीच का एरिया है, वो साउथ रसिया में देखने को मिलती है। और 4th मिलेनियम बीसी में जो हॉर्स जो है वो अंटोलिया में देखने को मिलती है। अंटोलिया का मतलब आज जो मॉडर्न डे जिसे हम लोग टर्की बोलते हैं, तुर्की बोलते हैं, तो टर्की में 4th मिलेनियम बीसी में घोड़ा होने का प्रमाण मिलता है, जो कि ब्लैक सी। आप यहाँ देखें, ये टर्की है, ब्लैक सी। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है साउथ यूराल रीजन, यहाँ पे जो कि यूरोप और एशिया का माउंटेन, यूरोप और एशिया का जो बॉर्डर है यूराल माउंटेन, उसके साउथ में यहाँ पर सब जो कि बहुत सारे घोड़े का होने का प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर तो मिला ही था, और ये मतलब 6000 बीसी के आसपास घोड़ा यहाँ होने का प्रमाण मिलता है। 4000 बीसी में ये टर्की में, इसे उस टाइम अंटोलिया बोला जाता था, और आज इसे टर्की बोलते हैं, तुर्की बोलते हैं। यहाँ पे 4000 बीसी में घोड़ा होने का प्रमाण मिलता है, हॉर्स होने का प्रमाण मिलती है। तो बात करें तो 6000 बीसी में हॉर्स का एग्जिस्टेंस थी, और 2000 बीसी में ये लोग पूरे यूरेशिया में फैल गए। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में कई जगह पर, जो कि 2000 बीसी के आसपास में घोड़े होने का प्रमाण मिलती है। लेकिन 6000 बीसी से इनका एग्जिस्टेंस स्टार्ट होता है हॉर्स का। इट क्लियर? आई होप क्लियर होते जा रहा होगा कि 6000 बीसी में घोड़ा थे, लेकिन पूरे जगह फैले हुए नहीं थे। 2000 बीसी के आते आते वो घोड़े जो हॉर्स थे वो सभी जगह उन्हें फैल गए यूरोप और एशिया में। आगे की ओर चले हम लोग, चैरियट के बारे में देखना। हम लोग घोड़ा लाए, घोड़ा शासन वो लोग चैरियट भी लाए। वे लोग इतने सिविलाइज्ड थे, इतने वे लोग डेवलप्ड थे, वे लोग चैरियट यूज करते थे। तो इंडो यूरोपियन लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि चैरियट का यूज करते थे, जो कि वैदिक लोग को, अवेस्तान लोग को और होमरिक लोग को क्या थे, बहुत ही अच्छी तरह से ये ज्ञात थे चैरियट। बहुत सारे मेंशन किया गया है चैरियट के बारे में, ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया। तो ऐसा माना जाता है ये चैरियट थे, जो रथ था, वो रथ कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? तो वेस्टर्न एशिया में। कब? 4th मिलेनियम बीसी के आसपास का एविडेंस मिलती है कि जो रथ था, जो चैरियट का मतलब रथ, और वार चैरियट मतलब युद्ध करने वाले रथ, जिस पर से युद्ध किया जा सके। तो वैसे रथ 4 मिलेनियम बीसी में, मतलब 4000 बीसी के पास में
ये जो कि है चैरियट मिलने का प्रमाण देखा जाता है कि 4000 मिलेनियम बीसी में चैरियट ओरिजिनेट हुआ था। एक जो है कि वॉर, एक नाम दशरथ, ये अयोध्या वाला दशरथ नहीं बल्कि एक मितानी, जहां पे मितानी लोग हुआ करते थे वहां पर एक जो किंग थे दशरथ नाम का, ऐसा मेंशन देखने को मिलता है ऋग्वेदा में, दशरथ नाम, जो कि मितानी लोग का चीफ हुआ करते थे, मितानी लोग का किंग हुआ करते थे दशरथ। मितानी यहाँ पे इंपायर, मितानी इंपायर का मतलब जो आप यहाँ देखें नदन सीरिया और एंटोलिया, यहाँ देखें ये सीरिया यहाँ पे, तो नदन सीरिया और साउथ एंटोलिया यहाँ पर मितानी रीजन हुआ करती थी। आज देखें इंडिया का आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मितानी रीजन में एक दशरथ नाम का एक किंग हुआ करता था। और ये दशरथ का सेंस क्या निकलता है, 10 रथ, मतलब 10 रथ को रखने वाले राजा, जिनके पास 10 रथ रहा होगा, तो यहाँ से चैरियट होने का एविडेंस मिलती है। दशरथ नाम जो रखा गया, उनके पास 10 रथ रखा होगा, मींस अ पर्सन पोजेसिंग 10 चैरियट्स, जिसके पास 10 चैरियट रहा करते थे, यहां से चैरियट होने का प्रमाण मिलता है। आगे देखें हम लोग, तो हमने स्पोक्ड व्हील, तो हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग सॉलिड व्हील का यूज करते थे। सॉलिड व्हील मतलब जिनमें स्पोक, आज स्पोक नहीं होती थी, बीच में पूरा भरा हुआ होता था, बीच में खाली नहीं होती थी, बीच में स्पेस नहीं हुआ करती थी। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात, पूरा तरह से क्या थे, सॉलिड रहते थे, पूरा भरा हुआ रहता था इस सब में। लेकिन आर्यन लोग जब आए तो उन्होंने स्पोक्ड व्हील दिया, वो लोग आए तो स्पोक्ड व्हील लाए साथ में, मतलब उसमें स्पोक लगा होता, बीच में स्पेस, जो कि लोड को हल्का करती थी, जो वजन को कम कर देता था। ये स्पोक्ड व्हील है, जैसा कि हम लोग आज स्पोक्ड व्हील देखते हैं, इसमें स्पोक लगा होती है। तो ये जो पहले पहल देखा गया स्पोक्ड व्हील, तो हिसार में, हिसार हरियाणा वाला हिसार नहीं, बल्कि ये जो हिसार है ईरान का हिसार, राइट। एक हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में भी है, लेकिन यहाँ जो हिसार वो देखने को मिले ईरान में। तो स्पोक्ड व्हील जो देखने को मिलती है 2300 बीसी के आसपास कॉकासस रीजन में, राइट, कॉक्सस रीजन में देखने को मिलती है। कॉक्सस रीजन, कॉक्सस रीजन क्या है, तो कॉक्सस रीजन का मतलब जो ब्लैक सी है और कैस्पियन सी है, दोनों के बीच का जो रीजन है उसे ही कॉक्सस रीजन बोला जाता है। और वहीं पे जो है कि 2300 बीसी के आसपास में स्पोक्ड व्हील देखने को मिलती है। एक तो ईरान के हिसार में, और दूसरा कॉक्सस रीजन का में मिलती है देखने को चैरियट, ये स्पोक्ड व्हील, जिसमें वैसा व्हील जिसमें स्पोक लगा होता था, वैसा प्रमाण देखने को मिलती है। ये देख ले हम लोग कॉक्सस रीजन, आप ईरान तो देखेंगे, कॉक्सस रीजन का देख ले हम लोग, ये कॉक्सस रीजन है, ये वाला रीजन, ये ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी है, तो ये वाला रीजन में, राइट, जो कि अजरबैजान को कवर करती है, आर्मेनिया को कवर करती है, ये सब वाले रीजन को यहाँ पे कवर करती है। तो इस रीजन में चैरियट होने का प्रमाण मिला, और साथ ही साथ में ईरान में भी, इसमें हाँ ये सॉरी चैरियट नहीं बल्कि स्पोक्ड व्हील होने का प्रमाण मिला है, राइट, सॉरी स्पोक्ड व्हील होने का प्रमाण मिला है, जिसमें स्पोक लगे होते थे। तो कब का, 2300 बीसी के आसपास में, और धीरे धीरे वो इंडिया में आकर लेकर आए, ये आर्यन लोग ही लेकर आए इंडिया में स्पोक्ड व्हील। और ऐसा बोला जाता है कि हिट्टीज लोग जो थे, हिट्टीज लोग वो भी 9th सेंचुरी बीसी में जब एंटोलिया को जीते थे, मतलब टर्की को जीतकर अपना इंपायर साम्राज्य खड़ा किए थे, तो वो लोग भी चैरियट की मदद से ही जीते थे, बैटल को जीते थे। और उसमें भी जो यूज किया गया था लाइट व्हील, मतलब स्पोक्ड व्हील यूज किया गया था। अनाटोलिया मतलब टर्की, ये टर्की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये टर्की में, यहाँ पर था मितानी, और यहाँ पे 900 बीसी के आसपास में जो कि हिट्टीज लोग आए और इसे जो कॉन्कर किए, टर्की को जीते। तो इसे उस टाइम अनाटोलिया बुलाया जाता था, लेकिन अब टर्की बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जब बैटल किए थे, वो जब वॉर किए थे यहाँ पर, तो उन्होंने स्पोक्ड व्हील का यूज
किए थे, स्पोक्ड व्हील वाला चैरियट का यूज किए थे, ऐसा एविडेंस मिलती है। और 1500 बीसी के पास में ये जो स्पोक्ड व्हील है वो अनेकों जगह पर क्या हुए, आ गए, यूरोप में, वेस्टर्न एशिया में फैल गए 1500 बीसी के पास में। मतलब कि आर्यन लोग ही आए और स्पोक्ड व्हील सभी को दिए, खासकर इंडिया वाले लोग। इंडिया लोग तो जाहिल थे ही। तो इसका डिस्कस हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, कैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को माना जाए या नहीं माना जाए, क्यों हम आउट ऑफ इंडिया थ्योरी माने, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे देखें हम लोग क्रीमेशन, जो शवों को जलाया जाता है, वो ट्रेडिशन भी आर्यंस लोग का ही देन, आर्यंस लोग ही क्रीमेशन करने की जो सिस्टम है वो सिखाया है। तो जैसे घोड़ा, इनका घोड़ा रखने का, घोड़ा का जो पालने का एक इनका ट्रेड देखा जाता है, वैसे ही क्रीमेशन जो था आर्यंस लोग का एक ट्रेड था, एक नेचर थी। अगर देखे तो इनका जो एग्जाम्पल मिलती है क्रीमेशन का, सबों को जलाने का, डेड बॉडी को जलाने का, तो 5 to 4000 बीसी के आसपास में पोलैंड, जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप, इराक और कजाकिस्तान में देखने को मिलती है कि 5 to 4000 बीसी में डेड बॉडी को जलाया जाता होगा, लोग के डेड बॉडी को जलाया जाता, 5 to 4000 बीसी के आसपास। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि कैसे एक प्रैक्टिस बन गया, एक परंपरा बन गया लोगों का। ये हॉर्स यूजर्स मतलब आर्यंस लोग कैसे इससे, मतलब कि ये जो क्रीमेशन जो सिस्टम है उसे कैसे एक प्रैक्टिस बना लिया, एक परंपरा बना लिया अपने आप में, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन 1500 बीसी के आसपास में यूरोप और एशिया सभी जगह जो क्रीमेशन के सिस्टम अपना लिया गया। 1500 बीसी के आसपास में यूरोप और एशिया दोनों जगह पे, यूरोप और एशिया वहां क्रीमेशन के सिस्टम को अपना लिए। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एविडेंस मिलती है पहला, वो मिलती है स्वाट वैली में। स्वाट वैली जो अभी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, मतलब कि जो ये खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे ही स्वाट रिवर बहती है, जिसे स्वाट वैली, वहां के जो वैली है वहां पर स्वाट वैली बोला जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो ये जो प्रैक्टिस थी, क्रीमेशन की प्रैक्टिस थी, वो इन द सेकेंड हाफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी में देखी जाती है। सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी में देखी जाती है कि स्वाट वैली में सबसे पहला एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रीमेशन की सिस्टम अपनाई गई, और 1500 बीसी तक में ये सभी जगह फैली। आगे के हम लोग चले फायर कल्ट, अग्नि पूजा करने की जो प्रथा है, हम लोग अग्नि पूजा करने की जो परंपराएं हम लोग में, जो हम लोग हवन करते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाकर जो हम लोग हवन करते हैं, इस टाइप का बनाकर, तो यहाँ पर जो इसमें हवन करते हैं हम लोग, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में ऋग्वेदा में मेंशन है, जिसे अल्टार बोलते हैं या फिर वेदी बोल सकते हैं। तो ऋग्वेदा में इसका मेंशन किया गया है कि अग्नि, फायर जो है कि वर्शिप की जाती थी, जो कि अवेस्तान में भी एक इम्पोर्टेंट थी। अवेस्तान में भी, अवेस्ता जो जिंद अवेस्ता है, वहां भी उस बुक में भी फायर वर्शिप को इम्पोर्टेंट माना गया है। कुछ स्कॉलर जो हैं वो मानते हैं, वो विचार करते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे वो भी, मतलब आर्यन से पहले, इंडिया में पहले ही, आर्यन के आने से पहले ही हड़प्पा लोग फायर का वर्शिप क्या करते थे, फायर की पूजा क्या, अग्नि का पूजा क्या करते थे। वे लोग पहले ही वेदी में डालकर हवन क्या करते थे।
लेकिन जो उसका जो एविडेंस मिली है वो तो डाउटफुल है, उसे डाउटफुल बता दिया गया है। वो डाउटेड बाय एक्सकवेटर देमसेल्व्स, एक्सकवेटर के पास में, मतलब वो लोग खुद मतलब क्या है, डाउटफुल हैं कि हड़प्पा के लोग वेदी का यूज क्या करते थे, अल्टार का यूज क्या करते थे। तो जो हड़प्पा में अल्टार या फिर वेदी जो पाया गया, आप उसे मैप में देखें, पहले पिक्चर में इमेज में देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का जो है कि वेदी हैज बीन फाउंड हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स में ये वेदी जो है कि पाया गया। लेकिन ये इसे डाउटफुल बताया गया कि एक वेदी का फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ वेदी जो हवन वाले जो काम जो अग्नि पूजा होता है वो इसमें नहीं किया जाता, ये डाउटफुल बता दिया गया। तो बोला जाता है कि ये वाला जो ये कि बहुत सारे रीजन में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हो चुका था, और इसका जो पूजा हुआ होता था वो बहुत सारे रीजन में स्टार्ट हो चुका था। लेकिन ये वैदिक अल्टार का फॉर्म, एक वैदिक हवन का फॉर्म, एक वैदिक बोले तो अल्टार वैदिक का फॉर्म कब ले लिया गया, ये डाउटफुल है। कब ये वैदिक फॉर्म में अग्नि पूजा की जाने लगी, ये डाउटफुल है, ऐसा बता दिया गया। ये थी हमारे फायर कल्ट की बात। नेक्स्ट हम लोग चले एनिमल सेक्रीफाइस, बलि, राइट, पशुओं की बलि। तो आर्यन का एक एनिमल सेक्रीफाइस एक जो थे इंपॉर्टेंट रिचुअल थी, बलि देना, जानवरों की बलि देना आर्यंस की एक क्या थी, रिचुअल थी, एक इंपॉर्टेंट रिचुअल थी। लेकिन ये बोला जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि जो रिचुअल था किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये जो स्टार्ट किया गया था नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए, नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए ये जो रिचुअल स्टार्ट की गई थी, ताकि इसे बलि देने के बाद जो भी मीट बचता था वो से लोगों में बांट कर खाया जाता था, लोग मिलकर खाते थे। ये कोई जो है कि पूजा पद्धति नहीं थी, ये कोई वर्शिप सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड को पाने के लिए एनिमल्स को जो सेक्रीफाइस करते थे, वहां बलि देते थे। जो कि रसिया में, यूक्रेन में जो पाए गए हैं वो फोर्थ एंड थर्ड मिलेनिया बीसी के आसपास होने की बात बताई जाती है, फोर्थ एंड थर्ड मिलेनियम बीसी के आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और सेंट्रल एशिया में भी जो है कि सेकेंड मिलेनियम बीसी में सेंट्रल एशिया में भी पहुंच गई ये एनिमल सेक्रीफाइस। नेक्स्ट हम चले स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंबल जो आज के हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र सिंबल है, इस टाइप वाला। ये सिंबल है हिंदुओं का एक, एक पवित्र सिंबल है जिसे कि स्वास्तिक बोला जाता है। अगर मैके के अनुसार माने, पहले देखा जाता है ये भी आर्यन लोग ही लेकर आए थे, क्योंकि अगर मैके के अनुसार माने तो जो स्वास्तिक सिंबल जो है वो इलाम में ओरिजिनेट हुआ था। इलाम में ये सिंबल देखा गया सबसे पहले, हड़प्पन में जो मिली है वो 2000 बीसी के आसपास मिली है। आप इसे हड़प्पन वाला देखे पहले इमेज में, तो यहाँ देखें जो एक मिली है स्टोन, उस पर ये बना हुआ था, ये सिंबल आप देख रहे होंगे, ये सिंबल, ये स्वास्तिक है जो कि 2000 बीसी के आसपास बताई जाती है। और हिस्टोरियंस बताते हैं कि 2000 बीसी से पहले भी ये जो सिंबल है वो देखा गया इलाम में। इलाम एम्पायर कहाँ पे थी, तो आप देखें इसे, इलाम एम्पायर ए रीजन, रीजन में आप देख सकते हैं इलाम एम्पायर, ये यहाँ पे साउथ वेस्ट ईरान में, यहाँ पर क्या थी, इलाम एम्पायर थी। और यहाँ पे 2000 बीसी से पहले भी यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल देखा गया। तो ये पहले से ही 2000 बीसी से पहले भी ये सिंबल थी, मतलब इससे मतलब हड़प्पा के लोग से पहले भी बाहर कई जगह पर इस सिंबल का यूज किया जाता है।
और तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान में 1200 बीसी के आसपास का ये सिंबल बताया जाता है। 1200 बीसी में वहां पर देखा गया, वहां पर यूज किया जाता था ये सिंबल। तो ये जो था ये आर्यंस के लोग के द्वारा ये भी अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये भी अडॉप्ट जो किया गया था सिंबल वो आर्यंस के द्वारा, लेकिन फिर ये क्रिश्चियन इरा के फर्स्ट सेंचुरी में, राइट, क्रिश्चियन इरा के फर्स्ट सेंचुरी मतलब एडी में, राइट, फर्स्ट एडी में, फर्स्ट एडी सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी बोल सकते हैं। तो वहां पे ये कैसे ब्राह्मणिकल कल्चर का एक सिंबल बन गया, इसे कहा नहीं सकता। मतलब कि क्रिश्चियन इरा के फर्स्ट सेंचुरी में ब्राह्मणिकल कल्चर का एक सिंबल बन गया, जो कि आज तक हिंदुओं का एक सिंबल है। तो इसे भी आर्यंस लेकर ही आए थे बाहर से इंडिया में। ये सिंबल भी आर्यंस का ही थे। तो हमने देखा कैसे कैसे चीजों को लेकर आए, कहाँ से आए, कैसे आए, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर हम लोग आउट ऑफ इंडिया थ्योरी बात करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट।